अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम मॉक टेस्ट नंबर 3 करेंगे। इससे पहले हमने IBA JST के पास पेपर में जो केमिस्ट्री के सवाल आए थे वो डिस्कस किए थे। मॉक टेस्ट 1 और मॉक टेस्ट 2 ऑलरेडी मैंने की हुई है। अब ये मॉक टेस्ट नंबर 3 है। तो आपसे गुजारिश है वो स्टूडेंट जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है पहला, शेप ऑफ पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल का शेप क्या होता है? अब देखो एस पी डी एफ इनके ना शेप होते हैं। अब एस का स्पेरिकल होता है, पी का डम्बल, डी का डबल डम्बल, एफ का कॉम्प्लिकेटेड। तो यहाँ पर स्पेरिकल है, ये किसका है? एस का। डम्बल ये किसका है? पी का। डबल डम्बल ये किसका है? डी का। और कॉम्प्लिकेटेड किसका है? एफ का। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन में 4 यहाँ पर सवाल मैंने आपको बता दिए। तो पी ऑर्बिटल का शेप सिंपली आपके पास है डम्बल है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फार्मूला मैंने आपको बताया था, वो था 2n स्क्वायर। मॉक टेस्ट नंबर 2 में मैंने आपको सवाल ही बताया था। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फोर्थ शेल। फोर्थ शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अब यहाँ पर जो n है वो शेल है और नंबर कितना है? 4। तो सिंपल फार्मूला n की जगह 4 पुट कर दो तो ये आपके पास 2n का स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये आपके पास हो गया 16। तो 2 16 दा 32 इलेक्ट्रॉन। तो मतलब यहाँ पर फोर्थ शेल में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का आपके पास जवाब है सी। क्वेश्चन 3 है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एस में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14 होते हैं। तो डी का पूछ रहा है तो डी में कितने होते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑप्शन इसका सी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु डिस्कवर न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया था? तो न्यूट्रॉन जेम्स चेडविक ने डिस्कवर किया था। तो फोर्थ का बी ऑप्शन है। विच हैज कंप्लीटली फिल्ड आउटर शेल। अब आउटर शेल जिसको हम कहते हैं ना वैलेंस शेल, आखिरी शेल किसका फिल्ड है? अब क्लोरीन जो है ना वो 7 ग्रुप के, मींस इसके लास्ट वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीशियम में 2A ग्रुप का होता है, इसका मतलब इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम 1A ग्रुप मतलब इसका वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। नियोन 8A ग्रुप के, इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। जब 8 इलेक्ट्रॉन है मतलब उसका वैलेंस शेल कंप्लीट है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपके पास जवाब है सी। सी इसका जवाब है। अब 6 का है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड होते हैं? अब आपको पता है जो नाइट्रोजन है ना वो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। तो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका ऑप्शन सी होगा, इसका सी सही है। वो चाहे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं? अब याद रखना जो नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके पास भी नहीं होते, इसके पास भी नहीं होते, इसके पास भी नहीं होते। अभी हमने एसिड बेस पे ये पढ़ा था इसका स्ट्रक्चर। वैसे इसका इस तरीके से होता है ना, अगर हम निकालेंगे तो एंगुलर पैरामीटर क्लियर है। तो इसके पास लोन पेयर है। तो वो चाहे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन, इसका जवाब होगा बी। क्वेश्चन 8 है, द टाइप ऑफ बॉन्ड इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन में कौन सा बॉन्ड होगा? आयनिक, पोलर, नॉन पोलर, मेटेलिक। कोवलेंट बॉन्ड के 2 टाइप होते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर, ये भी याद रखना। तो आपके पास ये पूछ रहा है हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन जो है ना तो ये कोवलेंट बॉन्ड तो है सेम टाइप्स ऑफ एटम के दरमियान में। तो हाइड्रोजन सेम टाइप ऑफ एटम्स के दरमियान में बनता है तो हम उसको, तो इसका जवाब आएगा नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। दूसरा आपके पास होता है पोलर कोवलेंट बॉन्ड जो डिफरेंट एटम्स के दरमियान में बने, इसको हम कहते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो ये दोनों आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए, पोलर और नॉन पोलर वाला। अगर सेम एटम्स के दरमियान में बने तो नॉन पोलर, तो अगर डिफरेंट एटम्स के दरमियान में बनेगा तो वो आपके पास से पोलर कोवलेंट बॉन्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का है, व्हिच मिक्सचर लुक्स यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म कौन सा मिक्सचर देखने में आएगा? अब यहाँ पर जो ऑप्शन है ना वो तो बिल्कुल इजी है, मगर यहाँ पर जो स्टेप मैंने इसको घुमा फिरा के मैंने दे दिया है। सैंड इन वाटर, तो ये सस्पेंशन की एग्जाम्पल है। साल्ट इन वाटर, तो ये आपके पास सॉल्यूशन है। ऑयल इन वाटर, तो ये मतलब हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाएगा। सलाद भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाएगा। वो कौन सा जो ना वो मतलब के लुक्स यूनिफॉर्म, सिंपल होमोजीनियस के बारे में पूछ रहा है। तो आपके पास इसका जवाब होगा साल्ट इन वाटर। वो जो सॉल्यूशन बनाता है लुक्स यूनिफॉर्म या होमोजीनियस होता है, बाकी सारे हेट्रोजीनियस हैं। विच एलिमेंट हैज 17 इलेक्ट्रॉन्स, वो कौन सा एलिमेंट जिसका पास है 17 इलेक्ट्रॉन है? अब यहाँ पर देखो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। तो 17 जब उसके पास प्रोटॉन है तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं ना उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो यहाँ पर क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन है। सल्फर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो है 16।
तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, तो इसके 16 इलेक्ट्रॉन होंगे। सोडियम के पास होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन और फास्फोरस के पास होते हैं 15 इलेक्ट्रॉन। तो विच एलिमेंट है 17 इलेक्ट्रॉन, 17 वाला आपके पास जवाब आएगा ए। विच ऑफ द फॉलोइंग है सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एज ऑक्सीजन, वो कौन सा आइटम है यहाँ पर सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे जो ऑक्सीजन के पास है। अब ऑक्सीजन कौन से ग्रुप से बिलोंग रखता है, ऑक्सीजन बिलोंग रखता है 6 ग्रुप से। मैंने आपको बताया था, ट्रिक बताई थी, ओस सी टी पू, ठीक है, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम, इस तरीके से मैंने आपको बताया था कि ग्रुप्स याद करो। अब देखो आ गया ना, आपसे पूछ रहा है कि मतलब यहाँ पर ग्रुप के बारे में सिंपली पूछ रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के पास भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं और यहाँ पर देखो सल्फर के पास भी 6 होते हैं, तो आपके पास सल्फर ऑप्शन में है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का ए होगा। अगर आप ये पीरियोडिक टेबल याद करेंगे, तो जो मैंने पीरियोडिक टेबल मैंने आपको याद करवाया था, अगर वो आप याद करेंगे ना तो आपको सारा कुछ याद हो जाएगा। मैंने आपको इस तरीके से पीरियोडिक टेबल याद करवाया था। देखो 8 ग्रुप हैं, तो अभी आप ये याद कर लो, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इसको ट्रिक्स के जरिए याद करो। अब देखो, हाली ने की रब से फरियाद, हाली ने की रब से फरियाद, बेटा माँ का सहारा बना रहा, बेटा माँ का सहारा बना रहा। तो आजकल जो बेटे हैं वो माँ का सहारा कम बेगम का ज्यादा होते हैं, तो बेगम का सहारा बना रहा। बैंगन आलू गाजर इन थैली, बैंगन आलू गाजर इन थैली। केमिस्ट्री सर जी सुनो प्रॉब्लम, केमिस्ट्री सर जी सुनो प्रॉब्लम। न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बेकार, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बेकार। उस सी टीपू, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। हीना अरीना करीना सब रंगीन, हीना अरीना करीना सब रंगीन। तो इस तरीके से ये प्रोडक्टेबल है, आपको याद करना चाहिए। कोई भी मिसाल के तौर पर ना पूछ सकता है। अभी जो आपके पास इस तरीके से आपका ये सवाल आया था कि सल्फर और ऑक्सीजन का सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, अगर मिसाल के तौर पर मैं कहूँ फ्लोरीन और वो कौन सा आइटम है जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, अगर ऑप्शन में आयोडीन दूँ, अब देखो इनके एटॉमिक नंबर वगैरह याद करना ये वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से अगर आप ये प्रोडक्टेबल याद करेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद क्वेश्चन 12 है, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन पोटाशियम। पोटाशियम में ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है यहाँ पर, न्यूट्रॉन। अब ये आपके पास जो 39 है ना, ये आपके पास एटॉमिक मास है, तो एटॉमिक मास आपके पास ये 39 है। आपके पास इक्वेशन होती है A इज इक्वल टू जेड प्लस एन। अब ये पूछा है न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन ये आया A माइनस जेड। अब एटॉमिक मास आपके पास होता है 39। अब पोटाशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है, पोटाशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19, तो 19 इसमें से माइनस कर दें, बाकी बचे 20 है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन पोटाशियम जो है उसका जवाब होगा 20 है। मतलब इसको आपका पोटाशियम का एटॉमिक नंबर याद करना पड़ेगा इस तरीके से। द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इन बॉयस लॉ इज ऑलवेज, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, बॉयस लॉ की स्टेटमेंट पूछ रहा है। अब देखो बॉयस लॉ हम पढ़ते हैं वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्रेशर, यहाँ पर जब प्रोपोर्शनल की साइन हटेगी तो कांस्टेंट आएगी, तो ये आपके पास आ गई कांस्टेंट। अब देखो इक्वेशन हमारे पास यही होती है, हम क्या करते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्रेशर और वॉल्यूम, ये आपके पास आया के। अब इस इक्वेशन को देखो, इसको हम इस तरीके से भी रीड कर सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट। इसको हम बॉयस लॉ पढ़ते हैं, इसको इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं। तो यही स्टेटमेंट पूछ रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इन बॉयस लॉ इज कांस्टेंट होगा, वेरिएबल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड किस में स्ट्रांग होगा, अमोनिया, हाइड्रोजन फ्लोराइड, वाटर। अब एक बात देखो, तीनों ये ना हाइड्रोजन बॉन्ड के एग्जांपल है पहली बात तो। अब मगर ये दूसरा यहाँ पर ये ट्रिकी सवाल इसने पूछ लिया कि हाइड्रोजन बॉन्ड किस में ज्यादा स्ट्रांग होगा। अब हमें कैसे पता चलेगा स्ट्रांग बॉन्ड कैसे होगा, तो याद रखना तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर सबसे ज्यादा होगा ना, मिसाल के तौर पर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव 4 है, ठीक है, अगर आप इसके इलेक्ट्रोनेगेटिव निकालेंगे तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हाइड्रोजन के साथ अटैच होगा तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वही बनेगा। अब देखो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4, ऑक्सीजन की होती है 3.5 और नाइट्रोजन की होती है 3, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव 4 इसकी है ना, फ्लोरीन की। स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड है वो हाइड्रोजन फ्लोराइड में। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्योर सब्सटेंस, कौन सा प्योर सब्सटेंस नहीं है। अब वाटर प्योर सब्सटेंस होता है, आयरन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, मगर ये एयर नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपके पास है सी। वॉल्यूम ऑफ अ गैस वुड थ्योरेटिकली जीरो, वॉल्यूम ऑफ अ गैस थ्योरेटिकली जीरो। अब थ्योरेटिकली जीरो क्या होता है, थ्योरेटिकली जीरो को हम क्या कहते हैं कि जो जीरो केल्विन होता है ना उसको हम एब्सोल्यूट जीरो भी कहते हैं। ये स्टेटमेंट याद करना, चार्ल्स ला की वजह से ना उसके टॉपिक में आता है।
थ्योरेटिकली जीरो केल्विन को भी कहते हैं हम, और -273 डिग्री सेंटीग्रेड को भी कहते हैं। एब्सोल्यूट जीरो होता है, एब्सोल्यूट जीरो या केल्विन, एब्सोल्यूट जीरो या जीरो केल्विन भी कहते हैं। यहाँ पर होता क्या है, जो मॉलिक्यूलर मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो स्टॉप हो जाते हैं। मतलब यहाँ पर मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप हो जाती है, जीरो हो जाती है, नेग्लिजिबल हो जाता है, तो उस हम टेम्परेचर को कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो या जीरो केल्विन। याद रखना, एब्सोल्यूट जीरो और जीरो केल्विन, उसको हम थ्योरेटिकली जीरो भी कहते हैं। थ्योरेटिकली जीरो क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो टेम्परेचर होता है जहाँ पर मॉलिक्यूलर मोशन, मतलब कि मॉलिक्यूल की मोशन होता है ना, वो स्टॉप हो जाती है, सीज हो जाती है। तो जीरो केल्विन भी आपके पास है, -273। देखो दोनों ऑप्शन है, तो क्वेश्चन 16 का आपके पास है, जवाब होगा डी। ये स्टेटमेंट लाजमी याद करना। अब आपके पास क्वेश्चन 17 है, द स्टैंडर्ड टेम्परेचर इन एसटीपी कंडीशन। स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो है वो कौन सा होता है। अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 273 केल्विन। अब 273 केल्विन तो है ही नहीं, मगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, 273 केल्विन के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड आपके जवाब में है। तो आईबीए वाले भी घुमा फिरा के देते हैं, लगता तो ऐसे ही है, यहाँ तो सारे सही है, यहाँ सारे गलत है। तो इस तरीके से मैंने ये जो पेपर बनाया है बड़ा ट्रिकी बनाया है। आप यहाँ पर जो भी सवाल करते हैं ना, कोई आपको ट्रिक मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है। अब क्वेश्चन नंबर 18 है, प्लाज्मा वाज आइडेंटिफाइड बाय विलियम क्रूक ने आइडेंटिफाई किया था। एंड क्वेश्चन नंबर 19 है, अब ये सवाल जो है आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक है उसमें से। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि वर्क डन पॉजिटिव मतलब कैसे होता है, वर्क डन नेगेटिव कैसे होगा। काफी स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे थे इसमें। अब यहाँ पर व्हेन 500 जूल ऑफ हीट इज एडेड, अब 500 हीट मतलब क्यू आपके पास जो है ना वो क्या है, यहाँ पर 500 जूल एडेड टू द सिस्टम, सिस्टम में ऐड हो रही है हीट, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया। इट डज 200 जूल ऑफ वर्क, जो काम हो रहा है वो कितना है 200 जूल। वर्क ऑन द सराउंडिंग, सराउंडिंग पे काम हो रहा है तो इट मींस वर्क डन नेगेटिव हो गया। सराउंडिंग पे काम हो तो वर्क डन नेगेटिव, और अगर सराउंडिंग सिस्टम पे काम करे तो वर्क डन पॉजिटिव। ये होता है, अगर सिस्टम पे काम हो तो हम कहते हैं ना वर्क पॉजिटिव, और अगर सिस्टम के जरिए काम होगा मतलब सिस्टम सराउंडिंग पे काम करे तो वर्क डन नेगेटिव, अगर सराउंडिंग सिस्टम पे काम करे तो वर्क डन पॉजिटिव, इस तरीके से। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है ऑन द सराउंडिंग द चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा ई या डेल्टा यू से भी शो करते हैं, तो वो क्या होगी आपको बतानी है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक डेल्टा ई बराबर है क्यू माइनस डब्ल्यू। क्यू आपके पास जो एनर्जी है वो कितनी है 500 माइनस आपके पास ये 200, तो जवाब आ जाएगा आपके पास 300 जूल। तो 300 जूल आपके पास क्वेश्चन नंबर 19 का बी यहाँ पर जवाब अवेलेबल है। क्वेश्चन 20 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एब्जॉर्ब हीट। अब यहाँ पर कौन सा रिएक्शन जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, तो मैंने आपको एक्सो और एंडोथर्मिक रिएक्शन हर टेस्ट में आईबीए के जो पास पेपर थे, मॉक टेस्ट 1 थी उसमें भी, मॉक टेस्ट 2 उसमें भी किया था, और काफी सारी चीजें मैंने आपको वो डिस्कस की हुई हैं। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एंडो क्या होता है, मगर यहाँ पर मैंने थोड़ा उसको घुमा फिरा के पेश किया हुआ है। अब यहाँ पर वो क्या फॉलोइंग रिएक्शन एब्जॉर्ब हीट है, कौन सा ऐसा रिएक्शन है जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। अब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपको पता है, फ्रीजिंग ऑफ वाटर ये भी एक्सो है, कंडेंसेशन ऑफ स्टीम ये भी एक्सो है। अब डिसोल्विंग पोटेशियम क्लोराइड इन वाटर ये क्या होता है, ये एंडो होता है। क्यों एंडो होता है, क्योंकि जब आप पोटेशियम क्लोराइड को पानी में डिसोल्व करते हैं ना, तो बॉन्ड ब्रेकिंग इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन, उसको बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। हमने बॉन्डिंग के चैप्टर में ये स्टेटमेंट पढ़ी थी, तो पहली स्टेटमेंट उसकी यही थी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सी है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन आपके पास सी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेट फंक्शन। अब स्टेट फंक्शन क्या होता है, जो इनिशियल और फाइनल स्टेज पे डिपेंड करे, पाथ पे ना करे, हम उसको कहते हैं स्टेट फंक्शन। तो इन साल भी आपके पास क्या होता है स्टेट फंक्शन। मैंने आपको इसकी एग्जांपल क्या थी, मिसाल के तौर पर आपके बैंक में पैसे पड़े हुए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके टोटल जो अमाउंट है बैंक में वो कितना है, आप कहेंगे सर 10 लाख रुपए ना। तो मैंने आपसे ये तो नहीं पूछा कि आपके ये 10 लाख रुपए कहाँ से आए, आपको मैंने ट्रांजेक्शन के बारे में भी नहीं पूछा कि कब की कब नहीं हुई, कब पैसा आया या गया। इस तरीके से मैंने सिंपली आप डायरेक्ट आपसे पूछा कि पैसे कितने हैं, तो आपने डायरेक्ट जवाब दे दिया। तो ये जो आपने डायरेक्ट जवाब दिया मतलब आपने सिंपल एक स्टेट फंक्शन बताया। तो यहाँ पर थर्मोडायनामिक्स में एंथैल्पी जो होती है वो स्टेट फंक्शन है। अब ये क्वेश्चन नंबर 22 ये इंपॉर्टेंट सवाल है, डेल्टा एच लेस देन 0 है दैट द रिएक्शन इज। तो वैसे हमने पढ़ा है रिएक्शन जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एग्जाम पढ़ी है या एंडोथर्मिक रिएक्शन की एग्जाम पढ़ी है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा कब, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन तब होगा जब डेल्टा एच लेस देन 0, तो आपके पास एक्सो, और एंडो कब होगा, इसको आप क्या कहते हो, जब डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 होगा तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो अब एक्सो और एंडोथर्मिक रिएक्शन आपने बिल्कुल कोर में पढ़ा हुआ है इतनी टेस्टिंग करने के बाद।
तो इसका जवाब क्या होगा, 22 का बी होगा। द मेन काज ऑफ ओजोन डिप्लेशन इज, ओजोन के डिप्लेशन का मेन काज क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। तो क्वेश्चन नंबर 23 का बी होगा। व्हिच आर द फॉलोइंग इज द मेजर काज ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन का मेजर काज क्या होता है, ये होता है, और ये आईबीजेएसटी के पास पेपर में सवाल आया हुआ है। व्हिच वन इज द मेजर काज ऑफ एसिड रेन, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्योंकि जब वाटर सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा, और जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो नाइट्रिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड बोथ आर एसिड, तो वो जो रेन होती है ना वो एसिडिक बन जाती है। अब क्वेश्चन 25 है, हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन 2 मोल ऑफ सोडियम। 2 मोल ऑफ सोडियम में एटम्स कितने होते हैं, देखो 1 मोल में होते हैं 6.02 इंटू 10⁻23। अब अगर यहाँ पर 2 है तो सिंपली क्या कर दो, यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई कर दो, 1 मोल में इतने होंगे तो 2 में डबल हो जाएंगे, यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 1.2 इंटू 10⁻24। तो फाइनल आपके पास जवाब ये आ गया ना, तो आपके पास बी ऑप्शन है इसमें। डाइल्यूशन फार्मूला क्या है, डाइल्यूशन फार्मूला होता है M1V1 बराबर है M2V2। अब इसमें कहाँ है, बी ऑप्शन है आपके पास। अब क्वेश्चन नंबर 27 है कि इफ 0.2 लीटर, मतलब वॉल्यूम आपके पास क्या है 0.2 लीटर। ये जो सवाल है ये भी डाइल्यूशन फार्मूला के हवाले से है, इसी पैटर्न पे होगा। तो मोलरिटी क्या है, M1 बराबर है आपके पास है 1 मोलर ना, डाइल्यूट V2 आपके पास क्या है 1 लीटर, न्यू मोलरिटी आपके पास क्या है वो आपको फाइंड करनी है। तो M1V1 बराबर है M2V2। M1 आपके पास क्या है 1, V1 आपके पास क्या है 0.2, M2 क्या है वो फाइंड करनी है, V2 आपके पास क्या है 1। अब 1 1 कैंसिल हो गया, मतलब 0.2 बराबर है M2, तो M2 सिंपल आपके पास क्या है 0.2, तो 0.2 आपके पास जवाब है। ब्रोंज लोरी बेस, ब्रोंज लोरी बेस क्या है, यहाँ पर सिंपल प्रोटॉन एक्सेट्रा होता है, डेफिनेशन पूछी इसने। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 29, वाटर एक्ट एज एन एसिड। अब इनमें से वाटर किस, अब इन मतलब ऑप्शन में से वाटर वो कौन किस में एसिड। अब यहाँ पर देखो ये है अमोनिया और ये है वाटर। अब वाटर अमोनिया को प्रोटॉन देगा तो वाटर यहाँ पर एसिड का काम करेगा, वाटर अमोनिया को प्रोटॉन देगा तो वाटर एसिड काम करेगा। तो यहाँ पर अमोनिया सॉल्यूशन में द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड, ह्यूमन ब्लड की पीएच क्या होती है, वो होती है 7.3। व्हिच कैटलिस्ट इज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया बनाने के लिए कौन सा कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं, तो अमोनिया बनाने के लिए जो कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं वो होता है आयरन पाउडर, मतलब सी जवाब। इस तरीके से ना आयरन पाउडर की फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, और अमोनिया जो बनाते हैं बाय हाइपर प्रोसेस बनाते हैं। कैटलिस्ट अफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, कैटलिस्ट जो इक्विलिब्रियम पे अफेक्ट करता है वो कैसे करता है, वो उसकी स्पीड बढ़ाता है। अब 33 है, फॉर द रिएक्शन, इस तरीके से ये 2SO3 है ना, केसी कैसे लिखेंगे, तो केसी होता है आपके पास है प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट इज कॉल्ड केसी। तो प्रोडक्ट आपके पास क्या है यहाँ पर ये, तो देखो यहाँ पर SO3 इस तरीके से, तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी ना इस तरीके से, SO3 यहाँ पर 2 मोल हैं तो ये ऊपर जाएंगे, अपॉन में रिएक्टेंट तो ये SO2 और आपके पास ऑक्सीजन। अब ये देखो एक्सप्रेशन कहाँ पर है, ये जो एक्सप्रेशन है ना इसमें अवेलेबल है, तो 33 का आपके पास ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 34 है, इफ अ सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में इज डिस्टर्ब, उसको डिस्टर्ब कर दिया गया है, वो क्या करेगा, तो वो जो सिस्टम पे जो स्टेट आया है वो मिनिमाइज करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर है शिफ्ट अपोजिट चेंज, वो क्या है अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा उस स्ट्रेस को कम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 35 है, ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर हेबर प्रोसेस। अब हेबर प्रोसेस मतलब अमोनिया की फॉर्मेशन जो हेबर प्रोसेस से करते हैं उसमें जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है ना वो कितना होता है, वो होता है 450 डिग्री सेंटीग्रेड। इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस SO2 इज कन्वर्टेड टू SO3 बाय यूजिंग, जब हम सल्फ्यूरिक एसिड की प्रोडक्शन करते हैं तो SO2 जो होता है ना SO3 में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसमें कैटलिस्ट कौन सा यूज करते हैं, उसमें वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड होता है, इसको हम कहते हैं V2O5 वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड। सल्फ्यूरिक एसिड का दूसरा नाम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड इज नोन एज किंग ऑफ कंपाउंड कहते हैं, ये मैंने कल भी बताया था। इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस SO3 इज एग्जॉट H2SO4 टू फॉर्म बनाता है ओलियम, क्या बनाएगा ओलियम। द हाइपर प्रोसेस एन एग्जांपल, हाइपर प्रोसेस क्या होता है, हाइपर प्रोसेस जैसे हम अमोनिया बनाते हैं, ठीक है, वो टेम्परेचर 450 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो अगर आपको ज्यादा से ज्यादा मिकदार में
अमोनिया बनाना है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर कम करना पड़ता है, ये कंडीशन होती है। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है ज़्यादा मिकदार चाहिए तो इंक्रीज कर दो टेम्परेचर, अगर कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ज़्यादा मिकदार चाहिए तो उसका टेम्परेचर कम कर दें क्योंकि वो एक्सो होता है। लाफिंग गैस का फार्मूला क्या होता है? लाफिंग गैस कॉमन नोज, ये आता रहता है। तो ये आपके पास है N2O। अब N2O को भी क्या कहते हैं, ये भी सवाल आता है कि लाफिंग गैस को जो है ना वो केमिकली क्या कहते हैं, वो आपके पास होता है नाइट्रस ऑक्साइड, तो इसको आप याद करना नाइट्रस ऑक्साइड। क्वेश्चन 41 है यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या है? हमने पढ़ा था R बराबर है डेल्टा एक्स अपान में डेल्टा टी। ये कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन का यूनिट मोलरिटी, और टाइम है यहाँ पर, तो यहाँ पर है सेकंड। अब यहाँ पर है मोलरिटी पर सेकंड। अब देखो यहाँ पर 41 का बी ऑप्शन। 42 है व्हिच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द रिएक्शन रेट। वो कौन सा फैक्टर है जो रिएक्शन रेट पे अफेक्ट नहीं करेगा? तो डी है कलर ऑफ रिएक्टर नहीं करेगा। टेम्परेचर, कैटलिस्ट और कंसंट्रेशन तीनों जो है ना रिएक्शन के रेट पे डिपेंड करेंगी, मगर कलर नहीं करता। अब क्वेश्चन 43 है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या काम करता है? सिंपल, एक तो स्पीड अप करेगा, मगर स्पीड अप यहाँ पर नहीं है। एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देगा, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा, इक्विलिब्रियम को चेंज करेगा, या कंज्यूम रिएक्टेंट। तो एक्टिवेशन एनर्जी को वो क्या करता है? यहाँ पर देखो कैटलिस्ट काम क्या करेगा? स्पीड अप करेगा। जब उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी ना तो क्या हो जाएगा? रिएक्शन फास्ट हो जाता है। मैंने आपको बताया था एक्टिवेशन एनर्जी डिटेल में। तो वो रिएक्शन जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होते हैं वो फास्ट होते हैं, और वो रिएक्शन जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होते हैं तो स्लो होता है। तो यहाँ पर कैटलिस्ट जो होता है ना वो काम असल में करता क्या है? असल में उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा। जब एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो रिएक्शन फास्ट होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे डिटरमाइन करते हैं? तो 44 का ऑप्शन है एक्सपेरिमेंटल डेटा। एक्सपेरिमेंटल हिसाब से हम उसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं। उसको वैल्यू को देख के, इक्वेशन को देख के आप नहीं पता कर सकते कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, तो इसका ऑप्शन बी होगा। गैल्वानिक सेल कन्वर्ट्स, गैल्वानिक सेल क्या करता है? गैल्वानिक सेल क्या करता है? केमिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। 46 में इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होता है? वो होता है केमिकल में। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी? इलेक्ट्रिकल केमिकल में कन्वर्ट होती है। 47 है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस ड्यूरिंग, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाता है। कौन सा रिएक्शन होता है? रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, न्यूट्रलाइजेशन या इलेक्ट्रोलाइसिस ओनली? तो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाता है, और रिडक्शन में क्या होगा? रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाता है। 48 है व्हिच मिक्सचर शोज टिंडल इफेक्ट। अब टिंडल इफेक्ट क्या होता है? टिंडल इफेक्ट सिंपली जब सॉल्यूशन में से लाइट पास करवा तो लाइट स्कैटर हो जाती है ना, डिस्पर्स हो जाती है, हम उसको कहते हैं टिंडल इफेक्ट। अब ये टिंडल इफेक्ट किसकी प्रॉपर्टी है? टिंडल इफेक्ट सस्पेंशन की प्रॉपर्टी होती है, सॉल्यूशन की नहीं होती ना। तो व्हिच मिक्सचर शो टिंडल इफेक्ट सस्पेंशन की होती है। यहाँ पर टिल्यू सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन, तो सस्पेंशन की ये प्रॉपर्टी होती है। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? डिस्पर्शन ऑफ लाइट या स्कैटरिंग ऑफ लाइट थ्रू सॉल्यूशन। 49 है, अब इसमें आपको तीन टाइप्स मिल जाएंगी। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? और ये भी आपको समझने हैं। सॉल्यूशन व्हिच कैन नॉट डिसॉल्व मोर सॉल्यूट, ऐसा सॉल्यूशन जो मोर सॉल्यूट ऐड ना कर पाए एट अ गिवन टेम्परेचर, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मिसाल के तौर पर आपके पास एक गिलास है, गिलास में आपने ना 2 स्पून चीनी के डिजोल्व कर दिए। अब इसमें आपने 2 स्पून चीनी के डिजोल्व तो कर लिए, मगर उस गिलास में और भी कैपेसिटी है कि चीनी डिजोल्व हो सकती है। तो ऐसा मतलब सॉल्यूशन जिसमें और कैपेसिटी डिजोल्व करने की हम उसको कहते हैं अनसैचुरेटेड, और जिसमें ना हो हम उसको कहते हैं सैचुरेटेड। जिसमें हो उसको कहते हैं अनसैचुरेटेड, और जिसमें सॉल्यूट डिजोल्व करने की कैपेसिटी ना हो हम उसको कहते हैं सैचुरेटेड। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं कैन डिजोल्व। क्या कहेंगे? कैन डिजोल्व। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन उसको हमें नहीं कर सकते। 49 का जवाब तो आपके पास ए है, मगर यहाँ पर आपको टर्म्स बता रहा हूँ। सुपर सैचुरेटेड क्या होता है? अब सुपर सैचुरेटेड मिसाल के तौर पर आपके पास गिलास है, उसमें तकरीबन जो है ना 10 से 12 चम्मच डिजोल्व है चीनी के। अब उसमें ना गुंजाइश नहीं है डिजोल्व करने की, फिर आप क्या करता हो? टेम्परेचर देते हैं। सुपर सैचुरेटेड में सॉल्यूशन डिजोल्व नहीं होता, फिर आप क्या कहते हैं? टेम्परेचर देने से वो सॉल्यूशन जो है ना फिर उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। तो सुपर सैचुरेटेड में टेम्परेचर का इस्तेमाल करते हैं, तो ये याद रखना। तो 49 का वैसे आपके पास तो यही है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन कैन फॉर्म ए प्रेसिपिटेट स्पॉन्टेनियस, वो कौन सा सॉल्यूशन है जो पीपीटी बनाता है? जाहिर सी बात है जो सुपर सैचुरेटेड ना वो तो वैसे डिसॉल्व नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं? टेम्परेचर देते हैं। तो इसमें देखो जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है ना उसमें कोई और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो पाता, इसमें तो हो जाता है। मगर सुपर सैचुरेटेड में अगर मिसाल के तौर पर एक गिलास ले उसमें आपने
बी से चीनी के चम्मच डाल दिए, फिर तो डिजोल्व नहीं होगा, फिर क्या कर दो, टेम्परेचर दोगे ना तो सुपर सैचुरेटेड में जो पीपीटी बनती है। अब आप कहेंगे सर पीपीटी होता है क्या? पीपीटी कहते हैं अनडिजोल्व पार्टिकल, वो मतलब पार्टिकल जो डिजोल्व ना हो पाए हम उसको कहते हैं प्रेसिपिटेट। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम पीपीटी भी कहते हैं, मतलब अनडिजोल्व पार्टिकल। जो कौन सा सॉल्यूशन पीपीटी बनाता है, तो जो आपके पास 50 का सी होगा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन फॉर्म पीपीटी है ना। तो ये आपके पास मॉक टेस्ट 1, मॉक टेस्ट 2 और मॉक टेस्ट 3 भी हो गए। अल्लाह हाफिज।